हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग 68 बीपीएससी का जो पीटी एग्जाम 12 फरवरी 2023 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए दृष्टि आईएएस का जो बिहार समग्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार समग्र अवलोकन ज्योग्राफी, इसको आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, कंप्लीट ज्योग्राफी दिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक में। प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न दिए गए हैं, साथ साथ कुछ नए भी प्रश्न दिए गए हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 68वीं बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल चैप्टर वाइज दिया गया है और कंप्लीट ज्योग्राफी को हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न चूंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो हो सकता है आपने पहले भी इन सभी प्रश्नों को पढ़ रखा होगा, तो प्लीज़ आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे करके बताते चलिएगा। साथ ही साथ आपका अच्छे तरीके से रिविज़न भी हो जाएगा, और जो लोग पहली बार पढ़ेंगे उनके लिए तो यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है ही। तो यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। अच्छा, बिहार के टोटल कितने ज़िले जो हैं गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं? तो टोटल 12 ज़िले जो हैं ये गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? तो उंगली पर आप 12 ज़िलों को काउंट करेंगे। सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, और यहाँ पूछा गया है कि गंगा नदी सबसे लंबी है। तो गंगा नदी सबसे लंबी जो है फ्रेंड्स, सर्वाधिक लंबाई इसकी पटना में है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। तो देखिए, इसमें से कौन सी जो गंगा नदी घाटी का जो भाग है उपनदी, तो फ्रेंड्स यह उत्तरी कोयल नदी है। कौन सी नदी है? उत्तरी कोयल नदी है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि जो मंडल बांध है, मंडल बांध, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और यह किस नदी पर है? तो यह उत्तरी कोयल नदी पर है। क्लियर? उत्तरी कोयल नदी जो है यह सोन नदी की सहायक नदी है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये जो मंडल बांध परियोजना है, इससे बिहार का औरंगाबाद और गया जिला तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। चलिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने भी आपको कराया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। अब सुन लीजिए, भारत में भू स्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास जो है ये दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है, और इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। किस प्रकार की? विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। कहाँ पर? तो फ्रेंड्स दक्षिण पश्चिम बिहार के भाग में, जहाँ की रोहतास आता है। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टानें कैमूर और सोन नदी घाटी यानी कि रोहतास में पाई जाती हैं। तो ये रोहतास में जो है धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। इसमें से पुराना पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी खड़गपुर पहाड़ी। खड़गपुर पहाड़ी धारवाड़ क्रम की है। अभी मैंने बताया था आपको कि भू स्तरीय रचना वाला कौन सा नहीं है, तो वो आपका हो जाता कौन सा फ्रेंड्स? ये आपका रोहतास होता। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगी कि ये जो खड़गपुर पहाड़ी है ये धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास का पठार मैंने बताया आपको कि विंध्यन क्रम का है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रोहतास का पठार। उसके बाद देखिए उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ जो हैं ये शिवालिक हिमालय की भाग हैं, जो तृतीय क्रम की है। उसके बाद जो ऑप्शन डी है फ्रेंड्स वो दिया गया है, आगे मिलेगा आपको, वो दिया गया है उत्तर गंगा मैदान, और उत्तर गंगा मैदान जो है नवीनतम है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना जो है ये खड़गपुर की पहाड़ी है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए उत्तर गंगा का मैदान दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है। बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा हुआ है, यह पूछा जा रहा है आपसे। बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सोमेश्वर की पहाड़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिम चंपारण जिला में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। सबसे पूर्वी भाग में यहाँ पर देखिए कटिहार दिया गया है निम्नलिखित में से, तो कटिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। तो देखिए बिहार की जो सीमा है ये नेपाल के साथ जुड़ती है। अगर राज्य पूछा जाता तो 3 राज्यों से जुड़ती है बिहार की सीमा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है भारत में। तो भारत में इसका क्रम 12वां है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला जो चैप्टर है उसके प्रश्नों को कवर करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर का पहला प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। इसको पिडमोंट दलदल मिट्टी भी कहा जाता है, जो पश्चिम चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम चंपारण। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो यह जो जिला है फ्रेंड्स यह जो है पश्चिम चंपारण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है ये कछारी मिट्टी से आच्छादित है। किससे आच्छादित है? कछारी मिट्टी से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? एलुवियल सॉइल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अधिकांशतः जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। बिहार में जो बांगर मिट्टी है ये कहाँ पर मिलती है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बिहार की जलवायु मानसूनी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में मानसूनी दिया गया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि बिहार में मुख्यतः कितनी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। तो बिहार में मुख्यतः जो है 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? तो 3 प्रकार की ऋतुएं जो है बिहार में पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। उसके बाद अगर हम बात करें कि मौसम विभाग के अनुसार कितनी ऋतु पाई जाती हैं, तो मौसम विभाग के अनुसार 4 ऋतु। 3 तो मैंने आपको बता दिया, और चौथा जो है ये मानसून निवर्तन है या फिर मानसून प्रत्यावर्तन है। मानसून जब लौटती है तब, तो मानसून विभाग के अनुसार 4 ऋतु हैं और सामान्यतः 3 ऋतु, मुख्यतः 3 ऋतु हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, सर्वाधिक वर्षा जो है 2020 में हुई थी किशनगंज में। कहाँ पर? किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा 2020 में अरवल में हुई थी। लेकिन जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण दिया गया था उसमें 2021-22 की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो हुई थी वो पश्चिम चंपारण में हुई थी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है। सबसे गर्म जिला जो है ये गया है। उसके बाद देखिए कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी जो है भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स कोपेन की जलवायु के अनुसार उत्तरी बिहार जो है ये आता है CWG क्षेत्र में। ठीक है, वहीं दक्षिण बिहार अगर पूछता तो ये आपका AW आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार की जलवायु पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। बिहार की जलवायु पर जो है हिमालय की अवस्थिति, कर्क रेखा से दूरी और बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, इन सब का जो है प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है। तो उत्तरी मैदान में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में लाल एवं पीली मृदा का क्षेत्र क्या है। लाल एवं पीली मृदा का क्षेत्र बिहार में, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा गया में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? यह मुख्य रूप से जो है रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई तथा बांका जिलों में पाई जाती है। ठीक है, लाल और
पीली मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ताल की मिट्टी बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ताल मिट्टी जो है इसमें खरीफ की फसल नहीं होती है, इसमें केवल रबी फसल होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यह बाढ़ में जल जमाव से एकत्रित चोर मिट्टी है, जिसको कि हम चौर कहते हैं, चौर मिट्टी है यह, ठीक है। और यह बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खादर, जिसको कि नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, और फ्रेंड्स बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो खादर और बांगर आप दोनों को ध्यान रखेंगे। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो खादर मिट्टी है यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी है, यह कोसी क्षेत्र में पूर्णिया और सहरसा तथा दरभंगा और मुजफ्फरपुर के बाद चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग तक जो है यह पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा सहरसा पूर्णिया दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में मानसून का आगमन कब होता है। तो फ्रेंड्स यह मध्य जून में होता है बिहार में मानसून का आगमन। चलिए अब अगले चैप्टर के प्रश्नों को कवर करते हैं। देखिए नेक्स्ट चैप्टर का पहला प्रश्न है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है। अब इस प्रश्न को फ्रेंड्स ध्यान से पढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बिहार राज्य के 12 जिले जो हैं ये गंगा नदी के तट पर अवस्थित हैं। ये 12 जिले बक्सर, सारण, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, उसके बाद भागलपुर और कटिहार है। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, मुंगेर, भागलपुर, सारण ये तिरहुत में आते हैं। बिल्कुल जो है ये गंगा नदी के इनसे होकर के बहती है। दरभंगा भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिएगा कोसी और मगध दिया गया है, ठीक है। अब देखिए कोसी प्रमंडल में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा आता है। सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, इससे गंगा नदी नहीं बहती है। मगध प्रमंडल में जो है गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद आता है। यहाँ से भी गंगा नदी नहीं बहती है। तो ये वाला राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। अब यहाँ पर देखिए उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली, इनकी दक्षिण से उत्तर आनी चाहिए। ऑप्शन में जो दिया गया है ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो फतुहा के पास गंगा में जो है यह मिलती है पुनपुन नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार, पलामू, झारखंड से निकल करके बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के पास यह गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद देखिए त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर जो है फ्रेंड्स यह निर्मित है गंडक नदी पर। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो मैंने अभी आपको बताया त्रिवेणी नहर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है। तो बिहार में जो है फ्रेंड्स इसमें देखिए अनुपम झील है। अनुपम झील जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, यह कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है, यानी कि यह कैमूर में स्थित है। चलिए सांभर जो है यह आपको पता है कहाँ पर है। सांभर जो है फ्रेंड्स यह राजस्थान में है। सुखना झील चंडीगढ़ में है और कामा झील जो है यह हरियाणा में है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है। तो ये जो संयुक्त उत्तर प्रदेश और बिहार की है ये गंडक परियोजना है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि सही कथन कौन सा नहीं। तो बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% जलकूपों से होता है। यह जो है फ्रेंड्स सही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार की निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में
उत्तर की ओर से आकर के मिलती है, उत्तर की ओर से आकर के मिलती है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए उत्तर की ओर से आकर के मिलती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। गंडक, कमला और बागमती यह उत्तर की ओर से आकर के मिलती है। ठीक है, चलिए उत्तर की ओर से आकर के मिलती हैं, इस बात को ध्यान रखना है। उत्तर से दक्षिण ये नदियाँ बहती हैं, तो उत्तर की ओर से आ रही हैं यानी कि दक्षिण में ये बह रही हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है, तो अभी मैंने आपको बताया राइट आंसर इसका गंडक नदी हो जाएगा। सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर जो है यह गंडक से। उसके बाद देखिएगा कि निम्नांकित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है, तो सभी नदियाँ जो है 1 2 3 4 ये बिहार में आकर के गंगा में मिल जाती है। चलिए अगला जो चैप्टर है उनके प्रश्नों को कवर करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर का पहला प्रश्न है कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, तो फ्रेंड्स यह दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो फ्रेंड्स यह जो है यह करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 का आयोजन किया गया था, ये मोतिहारी में किया गया था। जिला पूछेगा तो पूर्वी चंपारण याद रखेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो बिहार का स्थान जूट उत्पादन में दूसरा है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि कार्यरत, ये 2017-18 पूछा गया, तो थोड़ा सा ये पुराना क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद चलिएगा कि बिहार में कृषि भूमि और की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है, तो फ्रेंड्स दूसरे राज्यों की तुलना में जो है यह कितना है, तो न्यूनतम से द्वितीय है। उसके बाद चलिए कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, मुझे अभी तुरंत इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि बिहार की निम्नलिखित में से रेशम यानी कि रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र, तो यह आपको पता है कि यह कौन सा है, भागलपुर है। ठीक है, भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है बिहार का। चलिए नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर का पहला प्रश्न है कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो देखिए बिहार का जो क्षेत्रफल है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये कई बार मैंने आपको बताया है। उसके बाद देखिए यहाँ पूछा गया है कि समस्त जो क्षेत्रफल है उसका कुल क्षेत्रफल का समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत, तो फ्रेंड्स इस बार की जो नई आंकड़ा है यानी कि 2000 आप कह सकते हैं कि 21 का जो वन रिपोर्ट है बिहार का, उसके अनुसार जो है ये कितना है 7.84% है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और बिहार का कुल वनावरण जो है ये आपका 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, और 2019 की तुलना में 75 किलोमीटर स्क्वायर की यानी कि वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो कि अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 1.03% की वृद्धि हुई है इस बार। तो ये सब याद रखेंगे, 7.84% जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर है दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न है कि बिहार में निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो फ्रेंड्स यह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिम चंपारण में है। उसके बाद एकमात्र टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है, तो मुंगेर में भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है, तो यह जो राज्य है फ्रेंड्स यह मध्य प्रदेश है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, तो अभी मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, यानी कि पिछला जो वन रिपोर्ट था उसमें परसेंटेज में पूछेगा तो 1.03% की वृद्धि हुई है इस बार। चलिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है। उसके बाद देखिए बिहार में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण है, तो 7.84%। यहाँ पर देखिए 7.84 हो जाता है, 7.8 लगभग दिया गया है, लेकिन आपको एग्जैक्ट याद रखना है। बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण जिला में है। बरेला झील पक्षी आश्रयणी किस जिले में स्थित है, तो फ्रेंड्स यह जो है वैशाली में है। ठीक है,
चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए बिहार पृथ्वी दिवस जो है यह मनाया जाता है 9 अगस्त के दिन, इसको ध्यान रखेंगे, बिहार पृथ्वी दिवस, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बिहार के पास कुल क्षेत्रफल के कम से कम कितने प्रतिशत हिस्से पर वन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बिहार के पास कुल क्षेत्रफल के कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए। तो बिहार के 22% भाग पर वन होना चाहिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, और वहीं पूरे देश में अगर पूछता तो ये आपका 33.33% हो जाए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना प्रारंभ की गई थी, तो यह 2013-14 में की गई थी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि हरियाली मिशन का उद्देश्य राज्य में कितने प्रतिशत तक वृक्षारोपण जो है उसके क्षेत्र को बढ़ाना था। तो कितना प्रतिशत तक बढ़ाना था फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 15%। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत जो है, ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत बिहार के चयनित क्षेत्रों में शामिल है। तो इसमें कौन सा शामिल है, तो फ्रेंड्स इसमें से जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार सरकार ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कितने वन वानिकी विकास अभिकरणों का गठन किया है। तो यह किया है कितना, तो यह किया है 10। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बिहार के लिए प्रसिद्ध है, तो फ्रेंड्स यह जो है बेगूसराय में है, और यह प्रसिद्ध जो है ये साइबेरियन क्रेन के लिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में है। तो गौतम बुद्ध जो है फ्रेंड्स यह गया में है। पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कल ही मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में बताया था, तो बिहार स्पेशल ऑलरेडी हम लोग कवर कर रहे हैं, उसको आप लोग देखिएगा। उसके बाद देखिए बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, तो अभी मैंने बताया कि यह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिम चंपारण में है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। ये है आपका दिल्ली मुंबई। उसके बाद देखिएगा कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है। तो ये आपका 1200 हॉर्स पावर है, 12,000 अश्वशक्ति, ठीक है, हॉर्स पावर। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 4 है कि 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था पटना से, ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि पहला है इसीलिए पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा रेशम यानी कि सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है। तो मैंने बताया आपको कि यह भागलपुर है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है। तो फ्रेंड्स यह जो है मोकामा में है, कहाँ पर है, मोकामा में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो डालमिया नगर जो है यह सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नरी दफ्तर जो है ये कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स यह पटना में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक है। तो फ्रेंड्स यह नज़दीक है जमशेदपुर के, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा मिलान करना है। तो बिहार में कागज़ का जो उत्पादन होता है ये कहाँ पर होता है, ठीक है। देखिए कागज़ का जो उत्पादन होता है ये आपका हो जाएगा उत्पादन डालमिया नगर, सिगरेट दिलावरपुर, प्लाईवुड हाजीपुर और जूट पूर्णिया। तो बिल्कुल क्रम से दिया गया 1 2 3 4, देखिए ऑप्शन में बी में दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार में तेल शोधक कारखाना। तो बिहार में जो है तेल शोधक कारखाना बरौनी में है, ठीक है, आपको भी याद होगा। चलिए अगला चैप्टर करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा के उपभोग, तो देखिए अब बढ़कर के ये 350 किलोवाट आवर हो गया है, ठीक है, 350 KWH हो गया है, इसको ध्यान रखेंगे, नया आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है। तो यह मुजफ्फरपुर में है, मैंने आपको कराया था। बाढ़ जो है पटना में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में उत्पादित कुल विद्युत में जल विद्युत का हिस्सा कितना है। तो जल विद्युत का जो हिस्सा है ये आपसे पूछा जा रहा है कितना है, तो लगभग 20% है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार राज्य के विद्युत बोर्ड की स्थापना कब। देखिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना जो है ये 1958 में की गई थी। बिहार का न्यूनतम विद्युत उपभोग वाला जिला जो है यह कौन सा है। तो फ्रेंड्स बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो सबसे कम जो विद्युत उपभोग वाला जिला है यह है शिवहर। चलिए अगला प्रश्न का अगला चैप्टर के प्रश्न को कवर करेंगे आप।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट चैप्टर का पहला प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया। तो सर्वोच्च लिंगानुपात जो है यह दर्ज किया गया गोपालगंज में। ठीक है, गोपालगंज में कितना, तो 1021। सबसे कम पूछेगा तो मुंगेर में, कहाँ पर, मुंगेर में। मुंगेर में कितना, तो 876। बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 935 है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई। डेंसिटी, तो फ्रेंड्स डेंसिटी जो है ये दर्ज कहाँ पर की गई है, बताइए राइट आंसर। तो ये आपका शिवहर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व जो है ये सर्वाधिक शिवहर में दर्ज की गई है। ठीक है, 1880 है। सबसे कम पूछेगा तो कैमूर में। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि जनगणना और बिहार का अगर जनघनत्व पूछेगा तो ये भी तो याद रखना होगा आपको। तो बिहार का जो जनघनत्व है ये 1106 है। कितना है, 1106 है। चलो उसके बाद देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात, तो मैंने आपको बताया आपको 935 है शिशु लिंगानुपात। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत के राज्यों में से न्यूनतम साक्षरता दर जो है जनगणना 2011 के अनुसार दृष्टि बिहार का स्थान क्या है, तो बिहार का स्थान जो है फ्रेंड्स यह है प्रथम। ठीक है, न्यूनतम पूछा गया है। उसके बाद अधिकतम पूछा जाता तो केरल। देखिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है। उसके बाद देखिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात 918 है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान पर है। तो फ्रेंड्स देश में जो है यह तीसरा स्थान पर है। तीसरा स्थान पर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पर बिहार है। निम्नलिखित जिलों में से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक जो है ये मधेपुरा में हुई है। कहाँ पर हुई है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि, तो फ्रेंड्स यह मधेपुरा में हुई है। ठीक है, चलिए तो मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया।